मेरे कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक ड्रीम था कि मेरे को गूगल में कभी ना कभी काम करना है। कॉलेज में भी 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन उस टाइम पे मैं फेल हो गया। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मम्मी से बहुत जिद करी कि मेरे को एक वेकम पैड मंगवा के दो, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। और सिर्फ मेरा मोटिव ये था कि उसको पढ़ाना है। कहीं से कहीं तक मेरा ये मोटिव नहीं था कि इसको ऐसे ग्रो करना है या कुछ करना है इसका, बट कंटेंट और लोगों को भी अच्छा लगा। तो जो पहली वीडियो थी वो 50,000 60,000 पहुंची। क्या बात, वेरी नाइस। आई थिंक द राइट क्वेश्चन इज कि इंटर्नशिप मेरे को लेनी है विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। अब उसके लिए मैं कौन सी स्किल्स पे काम करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब फैंग कंपनीज स्पेशली गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इन सब का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है स्टूडेंट में वो रहता है ये देखना कि ये बंदा एक प्रॉब्लम सॉल्वर है या नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया में रिक्रूटर्स देखते हैं ब्रांड, ये IIT का है तो ठीक है, एक फिल्टर पहले से लगा हुआ है कि बंदा स्मार्ट है, अब ये इसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। मैं 2 बार फेल हुआ गूगल में जब मैंने खुद इंटरव्यू दिया, बीइंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज। एक दिन रिक्रूटर खुद से चल के आया, मेरा लक था उस दिन कि वो आ गया, और मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी थी। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, आप बोलो रिक्रूटर ने आपको रीच आउट किया, मतलब कैसे, हाउ डिड दे कम टू नो अबाउट यू? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के शानदार धमाकेदार पॉडकास्ट में। तो आई एम श्योर आप में से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे, टेक में बहुत ही जाना पहचाना नाम है। बहुत सारे बच्चों को वो पढ़ा चुके हैं, उनकी मदद से बहुत सारे बच्चे अपनी नई जॉब्स स्टार्ट कर चुके हैं, अच्छी जॉब्स ले चुके हैं, अपने करियर में अपग्रेड हो चुके हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन तक पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही जाना नाम है, बहुत ही अच्छा बड़ा नाम है फराज सर का हमारे साथ। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट फराज सर विद अस टुडे। सो लेट अस ऑल वेलकम फराज सर विद अस। हेलो फराज सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड होपफुली आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, आज का जो हमारा कोलैबोरेशन है, इससे काफ़ी कुछ इंसाइट्स आपके लिए निकल करके आएंगे। तो ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। तो फराज सर, जैसा फॉर्मेट मेरा रहता है, जनरली मैं बात करना पसंद करता हूँ, तो आई वुड फर्स्ट लाइक टू नो योर जर्नी कि कैसे स्टार्ट किया आपने, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट अस से योर 11th-12th की 11वीं-12वीं से आप कैसे कॉलेज में पहुँचे, कॉलेज की लाइफ से कैसे आगे बढ़े, क्या किया, हाउ डिड यू एंडेड अप, यू नो, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है गूगल में भी थे एक टाइम पे, गूगल की नौकरी छोड़ के फिर आपने यूट्यूब पे पढ़ाना चालू किया एंड सो। तो ऐसा क्या हुआ, हाउ डिड यू मैनेज टू डू दैट? मुझे पूरी आपकी जर्नी समझनी है सर। ठीक है। तो 11-12 से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ। मैं 11-12 में JEE की तैयारी कर रहा था, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। और मेरे से 1 साल छोटी ही मेरी सिस्टर थी, उसको भी साइड बाय साइड पढ़ाता रहता था। अब उसका गोल था नीट क्रैक करना, मेरा JEE क्रैक करना था। तो एंड माय फादर गॉट रिटायर्ड एट दैट टाइम, तो उन्होंने अपना एक शॉप भी स्टार्ट किया था उस टाइम पे। तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे, ठीक है, जो भी हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स थे। और मुझे पढ़ाना उसी टाइम से पसंद था। आई यूज़ टू टीच हर, जो भी मेरे को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए, रोटेशन हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ग्रेविटी वगैरह, मैं उसको पढ़ाता था अच्छे से वो सारी चीज़ें। फिर लकीली मेरी JEE में ठीक ठाक रैंक आई एंड आई गॉट एडमिशन इनटू DTU। क्या बात। DCE, जो फॉर्मली DCE के नाम से है, उसमें मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गई। अब मेरा मोटिवेशन टेक ब्रांच लेने के पीछे ये था कि वहाँ पर बड़े बड़े जो पैकेजेस होते हैं ना, 1 CR 1.2 CR, ये सारे पैकेजेस थोड़ा सा मोटिवेटिंग लगते थे कि ठीक है, हमारा भी लगेगा, हम भी ट्राई करेंगे। कॉलेज एडमिशन आपका कौन से साल में एडमिट हुए थे आप कॉलेज में? मैंने 12th किया था 2017 में, तो 2017 में फिर मैंने DTU ज्वाइन किया। ओके, यस। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच मिली। हाँ। वहाँ पर फिर हमने फर्स्ट ईयर में देखा कि यार फर्स्ट ईयर में तो कोडिंग सिखाई नहीं जा रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है, जो हमें लग रहा था कि खत्म हो गया है, JEE तक ही था ये। तो वो सब पढ़ाई करी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्शन बन गया था सीनियर से, जिनकी ठीक ठाक प्लेसमेंट या इंटर्नशिप लग चुकी थी। उन्होंने बताया कि यार अभी से स्टार्ट कर दो, बेसिक लैंग्वेज वगैरह है, C++ चूज़ कर लो, जावा चूज़ कर लो, एंड कोडिंग करना भी साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो। ये सीनियर्स ने बताया? ये सीनियर्स ने उस टाइम पे गाइडेंस कितनी मिलती होगी? सो सेकेंड ईयर में आए, वहाँ से एक्चुअल कोडिंग सब्जेक्ट स्टार्ट हुए। तब तक मेरी जो 1 साल छोटी सिस्टर थी, उसका भी एडमिशन DTU में हो गया। हालांकि वो नीट की तैयारी कर रही थी, बट साइड बाय साइड उसने JEE का एग्जाम भी दिया था। सो शी ऑल्सो गॉट इनटू DTU इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अब एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आते हैं ना, तो दिमाग में जॉब ज़रूर होती है, ठीक है, मतलब पढ़ाई करनी है लेकिन जॉब के लिए करनी है, एक बढ़िया अच्छा पैकेज लेके निकलना है। अब सेकेंड ईयर जब मेरी ख़त्म हुई, तो मेरी एक इंटर्नशिप लग गई SAP लैब्स में। अच्छा। हाँ, 2019 की बात है। मेरी सिस्टर प्रिपरेशन कर रही थी इंटर्नशिप की, क्योंकि उसकी इंटर्नशिप सीज़न आने वाली थी। तो अब मैंने सोचा कि यार यहाँ पर क्या किया जाए, मैं तो जा रहा हूँ, तो तैयारी करवानी है, अभी 6 महीने बचे हुए हैं, जनवरी का ही टाइम था वो। तो जनवरी 2020, 25 ऑफ जनवरी 2020 को मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। मम्मी से बहुत जिद करी कि मेरे को एक वेकम पैड मंगवा के दो, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा।
और सिर्फ मेरा मोटिव ये था कि उसको पढ़ाना है। तो अब कोविड आ गया, हाँ। ठीक है, तो कभी गया नहीं उस इंटर्नशिप के लिए, वर्क फ्रॉम होम ही हुआ उसमें, लेकिन एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया। अच्छा। अब यूट्यूब चैनल पे जब वीडियोस डाले तो कहीं से कहीं तक मेरा ये मोटिव नहीं था कि इसको ऐसे ग्रो करना है या कुछ करना है इसका, बट कंटेंट और लोगों को भी अच्छा लगा। तो जो पहली वीडियो थी वो 50,000 60,000 पहुंची। क्या बात, वेरी नाइस। हाँ, तो मेरे को लगा कि यार ये तो सही चीज़ है, मतलब मैं सिखा रहा हूँ और लोग भी सीख रहे हैं, और जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ वो लोगों को सिंपल लग रहा है, पसंद आ रहा है लोगों को। हाँ। तो कहीं ना कहीं और क्या पढ़ाया था आपने, मतलब क्या था, व्हाट वाज योर फर्स्ट लेक्चर अबाउट? इट वाज एक एल्गोरिथम था, मोनोटोनिक स्टैक करके एक एल्गोरिथम होता है, जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, लोगों को आता नहीं था, तो मुझे लगा कि यार ये बना के डालते हैं, मज़ा आएगा इसमें। अब मेरे फाइनल ईयर में पूरा यही किया एंड अच्छा इंगेजमेंट मिला, चैनल की रीच भी बढ़िया हुई एंड मेरे पढ़ाने का स्टाइल लोगों को पसंद आया। कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही मेरी प्लेसमेंट लगी, थर्ड ईयर के एंड में लग जाती है प्लेसमेंट, कल्ट फिट में, ठीक है। कल्ट फिट में मैंने 1 साल काम किया, फिर 2021 से लेके 2022 तक। और मेरे कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक ड्रीम था कि मेरे को गूगल में कभी ना कभी काम करना है। कॉलेज में भी 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन उस टाइम पे मैं फेल हो गया। तो कल्ट फिट के साथ साथ मैं पढ़ा भी रहा था, मेरी प्रैक्टिस भी हो रही थी डीएसए की, और मुझे आगे से अपॉर्चुनिटी भी मिल गई कि गूगल का इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। अच्छा, आप बोलो रिक्रूटर ने आपको रीच आउट किया, मतलब कैसे, हाउ डिड दे कम टू नो अबाउट यू? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ। तो मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल वेल मेंटेन्ड थी। अच्छा। एंड वहाँ पर मैं एक्टिविटीज़ भी करता रहता था, कुछ नया लर्न किया वो डाल दिया वहाँ पे, कुछ सिखाया स्टूडेंट्स को। तो माई प्रोफाइल वॉज वेरी एक्टिव एंड ये एक बहुत एडवांटेजेस चीज़ हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई लिंक्डइन पे अपने आप को एक्टिव रखो, अपनी विजिबिलिटी रखो, रिक्रूटर्स सर्च करते हैं लिंक्डइन पे। आई वॉज टीचिंग एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया जा करके, और फाइनली फिर मैंने अपने कोर्सेज़ वगैरह लॉन्च करे। एंड 3 कोर्सेज़ लॉन्च करने के बाद मेरे को लगा कि ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सारी चीज़ें सही हैं, और आई फाइनली टुक दिस कॉल टू स्टार्ट माई ओन कंपनी। तो गूगल छोड़ के फिर आपने डिसाइड किया खुद का स्टार्ट करना है? राइट। ऐसा कैसे यार, गूगल की इतनी कंफर्टेबल जॉब छोड़ के, मतलब गूगल तो सबका ड्रीम होता है। हाँ, ये एक्चुअली बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था मेरे पास स्टूडेंट्स का कि भैया आपकी ड्रीम कंपनी हुआ करती थी गूगल, आपने ज्वाइन करी एंड इतना अच्छा कल्चर है उसका, कौन छोड़ता है जॉब ऐसे? तो उसके 2-3 रीज़न थे। पहला चीज़, मेरा इंटरेस्ट भी था पढ़ाने में। मुझे ऐसा लोड नहीं लगता था कि यार मेरे को पढ़ाना है, आई यूज्ड टू एंजॉय दैट। सेकेंड थिंग वाज, मेरे को लगा कहीं ना कहीं ये चीज़ ना ज़्यादा बड़ी हो सकती है, मैं इसको और ज़्यादा बड़े स्केल पे कर सकता हूँ। तीसरा चीज़, एक एज होती है कि भाई जहाँ पर आप इजीली रिस्क ले सकते हो। तो अगर मेरे पास बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती, जिम्मेदारियाँ होती, तो हो सकता है ये नहीं कर पाता, ये मूव नहीं ले पाता मैं, क्योंकि स्टेबिलिटी वहाँ पर एक्सपेक्ट करता है कि स्टेबल लाइफ चले। लेकिन ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी थी नहीं, यंग एज थी। मैंने कहा ठीक है यार, अगर चल गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं चला तो इतना टैलेंट है, इतनी कोडिंग कर रही है, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। What is there to lose? हाँ, नहीं, ये there's काफी अच्छा, nothing to देखो lose। काफी अच्छा पॉइंट निकल के आया, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। अब कंपनी स्टार्ट करी तो दुबई में स्टार्ट करी कंपनी। अच्छा, वो भी आप इंडिया छोड़ के सीधा दुबई चले गए? हाँ। और फर्स्ट टाइम था आपके, पहले मतलब फैमिली से कोई ऐसा वहाँ पे सेटल्ड था, ऐसा कुछ नहीं था? मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी। तो और किसने सजेस्ट किया दुबई जाना है? तो मतलब बेसिकली जब हम स्टार्ट कर रहे थे कंपनी ना, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी कि कहाँ करें, क्या करें। तो लगा कि चलो ठीक है, देखो बाहर तो एक बार जाते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपोजर लेके आते हैं बाहर का कि कैसा है। अब उसमें कुछ जगह थी जो हमें फीजिबल लगी कि यहाँ से ऑपरेशन भी बढ़िया हो जाएंगे, नेटवर्किंग वहाँ पर बढ़िया हो जाएगी, और इंडिया के पास भी है, 3-3.5 घंटे की फ्लाइट है। और ये फिर आपने 23 से लेके जर्नी स्टार्ट की। अब ये जर्नी कैसी रही, इसमें मतलब क्या क्या आपके क्या पढ़ा हुआ है, अलग अलग क्या स्ट्रगल्स आपको करने पड़े, हाउ डिड थिंग्स बिल्ड आउट? हाँ। तो वही है, किसी भी नई जगह जाओ तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट जब मैं बैंगलोर भी आया था गूगल के लिए, तो मुझे यहाँ पर चैलेंजेस हुए थे स्टार्टिंग में, घर ढूंढने में बहुत दिक्कत आई थी। एंड उसके बाद घर सब हो भी गया, घर बुक हो गया, उसके बाद लास्ट डे पे मना कर दिया उन्होंने जिनका घर था। तो होटल खाली करके मैं तो यूँ सड़क पे बैठा हुआ था कि अब कहाँ जाना है। तो मतलब हमारे कम्युनिटी की वजह से ही मेरे को एक घर भी मिला, मैंने लिंक्डइन में पोस्ट कर दिया था। क्या बात? वो पोस्ट 2.5 लाख 3 लाख रीच गई उसकी। एंड घर ढूंढ रहा हूँ। हाँ, कि भाई मेरे को घर चाहिए। हाँ, तो फिर काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया कि भैया मेरे घर में आके रह लो, मेरे घर में आके रह लो। और एक जेपी मॉर्गन के वीपी थे, उन्होंने बोले मेरा घर खाली है भाई, यहाँ पर आ जाओ। तो फाइनली फिर वहाँ से घर मिला मेरे को। तो ऐसे ही दुबई में, अब दुबई में तो अपना नेटवर्क इतना बड़ा है नहीं, अपनी सारी जो ऑडियंस है वो मोस्टली इंडिया की है। तो दुबई में घर ढूंढा ब्रोकर्स के थ्रू, उसमें चैलेंजेस आए, कई कुछ ऐसे झटके भी होते हैं जो खाने पड़े। बट ठीक है, इट वाज ऑल एन एक्सपीरियंस एंड मज़ा आया, मतलब लर्निंग काफ़ी ज़्यादा हुई। तो आई थिंक अभी तक हमने आपकी जर्नी देख ली है, कॉलेज जर्नी,
अपनी जॉब वाली जर्नी, देन आपने अपना खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट किया, है ना। तो आपने दुबई से अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। Correct. और आपका स्टार्टअप के साथ विजन क्या था, मतलब किस क्या 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 ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों स्टार्ट कर रहे थे, उसके पीछे का क्या रीज़न था आपका? ओके तो मेरा रीज़न बहुत ही सिंपल सा था कि कंटेंट मार्केट में इतना ज़्यादा अवेलेबल है ना बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है Yes. लेकिन वैल्यू है टाइम की। एक स्टूडेंट कहीं से कुछ पढ़ रहा है तो कितने स्पेसिफिक टाइम में पढ़ पा रहा है, उसको लेट्स से हमने एक टॉपिक समझाया तो उसको एफिशिएंटली समझा पाया या नहीं, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। दिस वाज द होल मोटिव ऑफ इट कि यार कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके इन द बेस्ट कंज्यूमेबल वे स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करना है और चीज़ों को अफोर्डेबल भी रखना है। अफोर्डेबल भी बनाना है। करेक्ट। Yes. तो ये दोनों हमारे मोटिव थे कि और स्केल हमारे पास था ही। एक अच्छी कम्युनिटी बन गई थी, अराउंड 4 लाख यूट्यूब पे थे उस टाइम पे, अभी 5.5 के आसपास हैं, लिंक्डइन पे भी थे। तो स्केल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था तो वी कुड लोअर डाउन द कॉस्ट। हमने भी जब आपसे बात करना स्टार्ट किया तो हमने भी देखा कि आपका भी विजन ऐसा ही है कि हाँ यार, मुझे अच्छे क्वालिटी के कोर्सेज, अच्छी एजुकेशन, अफोर्डेबल प्राइस, मासेस के लिए, बच्चों के लिए अवेलेबल कराना है, एंड सो दैट्स व्हाई वी रीच्ड आउट टू यू, राइट। अब आपके दिल में मतलब एक्चुअली क्या फीलिंग थी, व्हाई डिड यू बिलीव इन दिस पार्टनरशिप, आपने क्यों एक्सेप्ट किया कि हाँ पीडब्ल्यू के साथ काम कर सकते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न रहे? यस तो यहाँ पर से 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक कुछ भी एक बड़े स्केल पे करना है, ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक रीच आउट करना है, कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए बहुत ही सॉलिड टीम रिक्वायर्ड है। और दूसरी चीज़ कि उस टीम का विजन आपके साथ अलाइन होना चाहिए। अब हमारा शुरू से प्राइस पॉइंट को लेकर के बहुत एक स्ट्रिक्ट वो रहा है कि यार हम ऐसे कोर्सेज लॉन्च करें जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो कोर्सेज लॉन्च करें तो उनको भी पेन पॉइंट ना लगे कि ठीक है यार, हमें वैल्यू फॉर मनी से ज़्यादा ही मिल रहा है वहाँ पर। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है व्हेन वी आर कोलैबोरेटिंग। दूसरा चीज़ ये है कि ऑब्वियसली जब साथ में मिल करके आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के साथ काम होंगे, विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो मेरे को लगा कि दोनों ही अपसाइड हैं, तो वाई नॉट टू कोलैबोरेट एंड वाई नॉट टू मेक इट वेरी बिग। अच्छा, पीडब्ल्यू स्किल्स में अगर मैं पीडब्ल्यू स्किल्स के बारे में बताना चाहूँ थोड़ा, है ना, आई थिंक आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ तो हो ही चुका है ना। स्किल्स में भी हमारा विजन यही रहा है कि हाँ, मुझे बच्चों को जॉब रेडी करना है ना, एंड कीपिंग द कोर्सेज मोस्ट अफोर्डेबल। ऑल राइट। तो इसकी कहानी एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई, है ना। हम तो एक्चुअली इफ़ यू सी इन द बिगिनिंग, है ना, वी वर एक्चुअली अ कोचिंग कंपनी इन दैट सेंस। हम जेई नीट की कोचिंग कराया करते थे, राइट। 2020 में जब हमने स्टार्ट किया तो जेई नीट के प्रिपरेशन से, एग्जाम प्रिपरेशन से स्टार्ट किया, राइट। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आई थिंक बाय 21-22 वी रियलाइज कि हाँ, जेई नीट मार्केट में तो हम अच्छे ऑलरेडी प्रोमिनेंट प्लेयर हो चुके हैं, बट देन दूसरे जो एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वहाँ भी बच्चा सेम ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि एग्जाम प्रिपरेशन कराने के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, है ना। जहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी एक्सपेंसिव, तो बच्चा रीच ही नहीं कर पा रहा, एक्सेसिबल ही नहीं है, राइट। तो फिर उसी टाइम पे हम लोगों ने अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एंड सो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टार्ट किए। ऑलराइट। देन एज वी मूड ऑन विद दीज एग्जाम्स, वी रियलाइज कि यार बच्चा जो है ये एक्चुअली क्यों करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। तो हमने 3rd 4th ईयर में जो बच्चे, फाइनल प्री फाइनल ईयर में जो बच्चे होते हैं, उनसे काफ़ी बातें की, उनसे समझा, है ना। तो ये समझ में आया कि अल्टीमेटली तो बच्चे का गोल तो नौकरी है, उसको तो नौकरी करनी है, राइट। अब वो नौकरी कैसे मिलेगी भाई, तो एक तरीका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके, राइट, जिसमें यूपीएससी, एसएससी और ये सब एग्जाम्स आते हैं। दूसरा तरीका जो निकल के आता है वो होता है स्किल लेके, कि आप एक स्किल गेन करो और फिर उस स्किल में आप पढ़ाई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रिपरेशन करो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ और नौकरी लो। तो दिस इज व्हाई वी स्टार्टेड पीडब्ल्यू स्किल्स बैक इन 2022, ठीक है। फिर जैसे जैसे उसमें भी आगे बढ़े, 22, 23, 24 आया, 1-2 साल वहाँ पढ़ाया बच्चों को एंड सो, तो वहाँ रियलाइज़ हुआ कि यार अभी भी मेरे पास जो बच्चा आ रहा है वो कॉलेज 3rd ईयर 4th ईयर का ज़्यादातर बच्चा आ रहा था, है ना। तो मतलब ये समझ में आया कि यार कॉलेज में भी तो एक्चुअली जो उसके 3-4 साल जो क्रूशियल साल थे, वो तो मतलब उस पर तो कुछ रिटर्न निकल ही नहीं आया, तभी तो मेरे पास यहाँ पढ़ाई करने के आया, राइट। तो क्यों ना ऐसा एक सिस्टम क्रिएट किया जाए कि बच्चे का जो कॉलेज के जो 3-4 साल जो कि क्रूशियल लाइफ, मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ योर लाइफ होता है ना, उसको हम नर्चर कर सकें। तो दैट इज वेयर द आईओ, इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, केम इनटू पिक्चर। तो कुछ इस तरीके से हमारे सिस्टम्स डेवलप हुए। ऑनलाइन डिवीजन की मैं बात करूं तो ऑनलाइन में पीडब्ल्यू स्किल्स इज देयर, जहां बच्चे अफोर्डेबली स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं। वी हैव मल्टीपल कोर्सेज एक्चुअली, टेक कोर्सेज हैं, नॉन टेक कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एंड सो BFSI कोर्सेज हैं, सो मेनी कोर्सेज आर देयर। अब चूंकि मैं अपने काफ़ी बच्चों से रेगुलर बातें करता रहता हूँ, और राइट, और मेरे बच्चे मेजरली 3 सेगमेंट्स में लाई करते हैं, है ना। पहला सेगमेंट है जो कॉलेज का अर्ली स्टार्टिंग पॉइंट में है ना, कॉलेज 1st ईयर 2nd ईयर में है,
और जानना चाहता है कि भाई आगे क्या करना है, मुझे कॉलेज लाइफ में क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या मैटर करेगा लाइफ में, एंड सो राइट। और ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन हमेशा वो रहता है कि यार गूगल कैसे निकाल सकता हूँ, क्या मुझे 1 करोड़ की नौकरी लग सकती है क्या, राइट। तो वो एक मेरे पास बच्चों का सेगमेंट है जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला बच्चा आता है, राइट। देन मेरे पास दूसरा बच्चे का सेगमेंट आता है जो 3rd 4th ईयर या जस्ट ग्रेजुएट हुआ है और नौकरी की तलाश में है, प्लेसमेंट चाहता है ना। और उन बच्चों के लिए सवाल, उन बच्चों के पास भी काफ़ी सारे सवाल होते हैं कि भाई मैं कैसे प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करूं, है ना, प्लेसमेंट में क्या चीज़ें मैटर करती है, क्या मैटर नहीं करती है, एंड सो। तो दूसरा सेगमेंट ये आता है। तीसरा मेरे पास जो बच्चों का सेगमेंट है वो है मेरा, यू कैन से, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, 2-3 साल से काम कर रहे हैं और अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, है ना, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। अब चाहे वो अपने करियर का ट्रैक चेंज करना चाहते हो, नया ट्रैक लेना चाहते हो, या जो अभी करंट जिस ट्रैक में चल रहे हैं उसी ट्रैक में और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ग्रोथ कैसे ली जा सकती है ना। तो ब्रॉडली ये 3 सेगमेंट में हमारे पास बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं अपने आप को उस बच्चे के शू में रखने वाला हूँ। आई विल ट्राई टू बिहेव लाइक दैट किड, है ना, हु इज इन वन ऑफ दीज 3 सेगमेंट। एक एक करके हम एक सेगमेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे उस बच्चे के अराउंड, उस बच्चे के दिल में जो सवाल होते हैं वो आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मैं अपने आप को एक फर्स्ट ईयर का बच्चा बोलता हूँ, है ना, गोपाल ही नाम बोल देता हूँ क्योंकि वही मुझे ज़्यादा याद भी रहेगा, ऑलराइट। मेरा नाम गोपाल है और मैं बिहार के एक कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, ऑलराइट। और फर्स्ट ईयर में अभी मैं हूँ, जस्ट मैंने कॉलेज में एंटर किया है, ओके। तो जो सबसे पहला इंटरेस्टिंग सवाल जो बच्चों का आता है, आई डोंट नो समहाउ बच्चे आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं, है ना, कि मेरे पास रात अभी रिसेंटली जब IOA का बैच हमने लॉन्च किया, फर्स्ट ईयर में बच्चा आया, बिल्कुल फर्स्ट डे सेकंड डे उसका चल रहा है ना। तो उसका सवाल ये आता है कि सर मैं इंटर्नशिप कब से स्टार्ट कर सकता हूँ, इंटर्नशिप मुझे करनी है, क्या किया जाए फर्स्ट ईयर में। अच्छा ठीक है, सॉलिड क्वेश्चन है। तो इंटर्नशिप आपकी कब लगेगी, जब आपके पास स्किल्स होंगे, राइट। आई थिंक द राइट क्वेश्चन इज कि इंटर्नशिप मेरे को लेनी है विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। अब उसके लिए मैं कौन सी स्किल्स पे काम करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। और इंटर्नशिप आजकल मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है वो थोड़ा सा कंपेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले 2-3 साल से पहले का अगर डेटा देखें हम, बहुत अच्छा सिनेरियो था। वहाँ पर इंटर्नशिप मिलना भी थोड़ा सा आसान था। अब यहाँ पर कंपनी को एक्चुअली एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनको कुछ ना कुछ दे पाए, राइट। तो देखो, इंटर्नशिप लेने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप वन ऑफ द स्किल सीखो, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो, बैक एंड डेवलपमेंट हो, एंड्रॉयड हो, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, एक स्किल पे काम करो, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ और कहीं जाके स्टार्टअप में अप्लाई करो। बोलो कि भाई ठीक है, मुझे ये टेक स्टैक आती है अच्छे से, आई वांट टू कंट्रीब्यूट, एंड वहाँ पर अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करो। फर्स्ट इंटर्नशिप इज़ ऑलवेज फॉर क्रेडिबिलिटी, कि आपकी क्रेडिबिलिटी सेट हो जाए। वहाँ पर स्टाइपेंड वगैरह इतना मैटर नहीं करता है, आपकी लर्निंग और क्रेडिबिलिटी के लिए होती है पहली इंटर्नशिप। तो ये तरीका है, एक टेक स्टैक सीखना है आपको और उसके बाद एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के एक दो, यू हैव टू पिच इट टू स्टार्टअप्स। यस, और यहाँ पे फिर आपका सजेशन ये लगा कि स्टार्टअप्स के पास जाओ क्योंकि वहाँ लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा आपका। दूसरा, जो बड़ी MNCs हैं उसमें इंटर्नशिप क्रैक करने के ना प्रोसेसेस होते हैं, उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक होती हैं आपकी, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। तो उसमें फिर आपको DSA सीखना पड़ेगा, उसके इंटरव्यूज़ क्रैक करने पड़ेंगे, टाइमली ओपनिंग्स आएंगी, लंबा प्रोसेस होगा, जल्दी करना है, जैसे 1 साल बाद ही करना है। तो बेस्ट तरीका ये है कि भाई आप स्टार्टअप के पास जाओ, उनको पिच कर दो, और अच्छी स्किल्स आपने डेवलप कर रखी हैं, आप रिक्रूटर को भी पिच कर सकते हो और फाउंडर को भी पिच कर सकते हो स्मॉलर लेवल स्टार्टअप के, ठीक है। अब जैसे मैं जब लर्नियर चला रहा था, मेरे को भी इस तरीके से पिच करता था कि मैं डेफिनेटली देखता था वो, और कई बार मुझे ऐसे अच्छे एजुकेटर और अच्छे डेवलपर्स मिले हैं इस तरीके से, जिन्होंने खुद से आके पिच किया, बोला है कि सर आपके प्लेटफॉर्म में मैं ये इंप्रूव कर सकता हूँ, या फिर उसने ये बता दिया कि सर ये चीज़ें हैं आप इंप्रूव कर लो। मैं उससे पूछता था खुद कॉल करके कि भाई आप अवेलेबल हो, आप करोगे ये चीज़, आ जाओ। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने बताया कि भाई जब तुम स्टार्टअप को पिच कर रहे हो, किसी फाउंडर को रीच आउट कर रहे हो, लेट्स से लिंक्डइन पे या मेल डाल रहे हो, तो उसको अपना आइडिया तो प्रेजेंट करो कि हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू हिज स्टार्टअप, टू हिज वेंचर, करेक्ट, राइट, कि ये चीज़ आप बेटर कर सकते हो या ये चीज़ आपको ऐसे करनी चाहिए, राइट, रादर देन जस्ट सेंडिंग कि दिस इज माय मेल, दिस इज माय रिज्यूमे, प्लीज कंसीडर मी दिस फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। हाँ, राइट, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, वेरी नाइस, ठीक है ना। अब अगेन दीज आर गोइंग टू बी बाउंसर्स, है ना मैं IIT से हूँ, ना मैं NIT से हूँ, क्या मेरा प्लेसमेंट लग सकता है? ये क्वेश्चन तो सर मेरे भी कमेंट सेक्शन में इतना भर भर के आता है, DMs में इतना भर के आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है
एक ऐसा कॉलेज मिल गया जिसमें एक ब्रांड नेम नहीं है, तो बच्चे को इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में रिक्रूटर्स देखते हैं ब्रांड कि IIT का है तो ठीक है, एक फिल्टर पहले से लगा हुआ है कि बंदा स्मार्ट है, अब ये इसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। लेकिन मैंने अपने चैनल पे बहुत पॉडकास्ट करी हैं पिछले 3-4 साल में, और मैक्सिमम पॉडकास्ट उन स्टूडेंट्स के साथ हैं जिन्होंने एक Tier 3 कॉलेज से होकर के गूगल या तो डायरेक्टली क्रैक किया हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर पहले TCS में गए, इन्फोसिस में गए, एंड 1-2 साल बाद प्रैक्टिस करके फिर फैंग कंपनी निकाली है। तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। जब मैंने गूगल में काम किया था तो मेरे जिनको मैं रिपोर्ट करता था, ही वॉज नॉट फ्रॉम Tier 1 कॉलेज, वो भी अपनी जर्नी इसी तरीके से लेकर के आए थे। जो मेरे टीम के हेड थे वो भी एक Tier 3 कॉलेज से थे, IP यूनिवर्सिटी से थे। मेरा एक कॉलीग था, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम IP यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो ये सारे के सारे लोग डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया था गूगल, बट एक जर्नी के थ्रू आए थे, जहाँ पर पहले कुछ टाइम सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया 1-2 साल, बट प्रैक्टिस करी, क्योंकि उनका मोटिव कहीं ना कहीं ये था कि अच्छी कंपनी क्रैक करनी है, एंड देन दे क्रैक्ड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पहली बार में ही कर लेते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। प्लेसमेंट्स में आपकी स्किल तो इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन एक चीज़ जो बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है वो है कि भाई लक फैक्टर भी कहीं ना कहीं होता है स्टार्टिंग में। अब कंपनी को लेने हैं 4 बंदे, कॉलेज में हैं 200 क्रेडिबल बंदे जिनको कोडिंग वोडिंग सब आती है, वो 4 ही लेगी, ठीक है। तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, यू जस्ट हैव टू कीप अप्लाइंग टू कंपनीज एज मैनी एज पॉसिबल, एज मच टाइम एज इट इज़ रिक्वायर्ड। जब मैं 2 बार फेल हुआ गूगल में, जब मैंने खुद इंटरव्यू दिया, बीइंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, बट स्टिल बाहर ऑफ कैंपस लगी। एक दिन रिक्रूटर खुद से चल के आया, मेरा लक था उस दिन कि वो आ गया, और मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रखी थी। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, प्रैक्टिस आपके हाथ में है, लेकिन कभी अगर किसी भी दिन लक साथ नहीं देता है तो कोई बात नहीं, जस्ट बी परसिस्टेंट इन दैट जर्नी। यस। तो आपका ये कहना है कि हाँ भाई नौकरी लग सकती है, अच्छी नौकरी लग सकती है। अच्छा, जस्ट अगेन मैं तो फर्स्ट ईयर का बच्चा हूँ, राइट? तो जैसे आपने बताया कि हाँ यू कैन गो टू वन कंपनी एंड देन स्विच एंड देन रीच इवेंचुअली रीच लेट्स से फांग कंपनीज एंड सो एंड सो, बट क्या डायरेक्ट लग सकती है मेरी किसी फांग कंपनी में जॉब 3rd-4th ईयर में एंड सो एंड सो, उसका क्या बात होता है? बिल्कुल लग सकती है। अच्छा, उसमें आपको प्रो बनना पड़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम करना पड़ेगा, और अगर कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग कर लोगे तो और अच्छी बात है। अब फैंग कंपनीज स्पेशली गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, इन सब का मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है स्टूडेंट में, वो रहता है ये देखना कि ये बंदा एक प्रॉब्लम सॉल्वर है या नहीं है। वो ये नहीं देखेगा कि आपने प्रोजेक्ट कितने अच्छे बना रखे हैं, आपको कितना स्केलेबल कोड लिखना आता है। एट दिस लेवल, फ्रेशर लेवल नहीं देखेगा वो, सीनियर लेवल में भले ही देखते हो, बट यहाँ पर दे जस्ट चेक कि भाई प्रॉब्लम दी गई, उसको कैसे ये समझ रहा है प्रॉब्लम को, उसको कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है, एंड देन कैसे सॉल्व कर रहा है। तो DSA इज़ द वे टू जज, और एक हायर लेवल पे सिस्टम डिज़ाइन इज़ अ वे टू जज। ओके, ठीक है। तो इन सब के DSA राउंड होते हैं, अच्छा खासा DSA पूछा जाता है इसमें। गूगल में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा पूछा जाता है, एंड यू हैव टू बी गुड इन कम्युनिकेशन वाइल डिलीवरिंग दीज आंसर्स। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब प्रो इंग्लिश में, बट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। जो आपका थॉट प्रोसेस है वो आपको बताना आना चाहिए। आपको क्लीन कोड लिखना आना चाहिए, जो कोड आप लिख रहे हो समझाना आना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं ऐसे वेरिएबल्स के नेम वगैरह डाल रहा हूँ, इसकी मीनिंग ये है। एंड मैं तो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं फैंग कंपनीज को क्रैक करना इज ईजियर देन एक स्टार्टअप को क्रैक करना या छोटी कंपनी को क्रैक करना, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आपको 50 चीज़ें, आपको प्रोजेक्ट बढ़िया बनाना है, वो प्रेजेंट करना है, आपको एप्टी करनी है, आपको पता नहीं क्या क्या वर्बल, लॉजिकल, रीजनिंग वगैरह सब कुछ सीखना है, उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी सीखने हैं, फिर उसके बाद DSA भी सीखना है। फैंग कंपनीज का सिंपल सा है, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो आप तो यू कैन जस्ट कम इन। और अप्लाई कहाँ करना होता है, मतलब उनके क्या पोर्टल्स होते हैं, लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई करता है फ्रेशर? अगर है, मैं 3rd ईयर 4th ईयर में बच्चा हूँ, कहाँ अप्लाई करूँ मैं? 3rd ईयर 4th ईयर में अगर बच्चा है, एक Tier 3 कॉलेज से है और वो फैंग कंपनी क्रैक करना चाहता है, तो उसको DSA स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, लेकिन उसको दिखाना भी पड़ेगा मैं DSA में स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स, जैसे एक कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म है अपना कोडशेफ, कोड फोर्सेस इज इवन बिगर, मच मोर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो पहले रिक्रूटर्स देखते थे कि इनकी रेटिंग्स क्या है। अब कोड फोर्सेस पे रिक्रूटर्स उसमें जो रेटिंग्स होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई यहाँ पर कैंडिडेट मास्टर है, यहाँ पर मास्टर है, तो ये बंदा इंटरव्यू निकाल लेगा, तो लेट मी जस्ट शॉर्टलिस्ट हिम फॉर इंटरव्यू। वो एक अच्छी क्रेडिबिलिटी सेट करता है। दूसरा चीज़, GSOC एक प्रोग्राम है, ओपन सोर्स प्रोग्राम है, इसी तरीके से और भी प्रोग्राम है, आउटरीच ही है, राइट? इसमें आप कंट्रीब्यूट करते हो, आपके रिज्यूमे में कहीं ना कहीं ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये भी आपके एक क्रेडिबिलिटी में आता है, इसने यार इतना कंट्रीब्यूट किया हुआ ओपन सोर्स में, इसके पास सर्टिफिकेशन है, शॉर्टलिस्ट करो, ही माइट बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कम्युनिटी में, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आप वर्थ इट हो, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रांड नेम अगर कॉलेज का नहीं है, तो दीज थिंग्स प्ले
तो मेहनत करनी important पड़ेगी, role। स्किल्स बिल्कुल डेवलप करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। सीजीपी कितना मैटर करेगी सर? CGPA मैटर करती है कॉलेज लेवल पे, काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। CGPA आई ऑलवेज सी कि इट्स नॉट अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, रेदर ये रिजेक्शन का क्राइटेरिया है। अगर कम है तो रिजेक्ट हो जाओगे, ज़्यादा है तो सिलेक्शन एडेड एडवांटेज नहीं है। एडेड एडवांटेज नहीं है, शॉर्टलिस्ट हो रहे हो आप कि भाई इंटरव्यू ले लेंगे हम तुम्हारा। अब स्किल्स प्रूव करो अपनी। अब सर मैं कॉलेज में अभी पहुंचा हूँ, 4 साल पढ़ाई करनी है, ऑफ कोर्स कॉलेज लाइफ भी है, कॉलेज की भी तो मजे लेना है, दोस्ती यारी भी करनी है, बहुत कुछ करना है, राइट। तो मतलब फिर देन कम्स दिस क्वेश्चन कि मुझे कौन कौन सी ऐसे लक्ष्य, मुझे क्या मैं टॉप 4 5 6 7 चीज़ें हैं जिस पे मैं अगले 3-4 साल फोकस करूँ, सिर्फ उसी पे फोकस करूँ और इवेंचुअली मैं एक अच्छी इंटर्नशिप या अच्छी जॉब लेके निकल सकूँ, तो वो 5-7 चीज़ें क्या होंगी? मतलब व्हाट इज़ योर ओपिनियन? ठीक है। तो 7 चीज़ें हैं टोटल। अच्छा, and ऑलरेडी ये आपने बना रखा है। इसका नोट भी आप कर लो इन चीज़ों का। हाँ, सबसे पहले आपको चाहिए आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान के चल रहा हूँ, वो तो आप सीखोगे जब DSA करोगे या डेवलपमेंट करोगे, वो सीखोगे ही। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आपको साथ में और सीखने हैं। जिसके पास IT CS या ऐसी कोई ब्रांच है तो उसके वो करिकुलम में कवर हो जाएंगे। लेकिन करिकुलम पढ़ते हैं बच्चे सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ इनको ढंग से पढ़ लेना। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, तो 4 तो ये सब्जेक्ट हो गए जिन पे स्ट्रॉन्ग कमांड आप कर लो। इसके MCQ भी आएंगे, इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और ये डेवलपमेंट में भी यूज़ होते हैं इन सब के कॉन्सेप्ट्स। सेकंड अपना हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। DSA जितना जल्दी स्टार्ट कर दो उतना बढ़िया है। प्रोग्रामिंग सीखो, 1-1.5 महीने में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, 4 फेमस लैंग्वेजेस हैं, इनमें से एक सीख कर DSA पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो DSA हो गया 5वीं चीज़, बहुत अच्छे से करना है आपको DSA कॉन्सेप्ट। छठा हो गया कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी एक डेवलपमेंट स्किल सीख लो, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, एंड्रॉयड, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, कुछ भी कर लो। 1 या 2 बढ़िया प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में आ जाए और ट्राई करना कि इसमें कुछ ना कुछ आप इनोवेटिव चीज़ लेकर के आओ। ऐसे मत प्रोजेक्ट्स डाल देना जो कि किसी ने कोर्स में यूट्यूब पे डाले हुए हैं कि यार सेम आप छाप के आ गए, वो बहुत सारे लोग लेकर के आ रहे हैं। देन 7वीं चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब स्पेशली वो लोग जो पढ़े इंग्लिश मीडियम से, जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है बट हम बोलते हिंदी थे। अब इतनी हेजिटेशन होती है इंग्लिश में बात करते हुए और उसमें ऊपर से मैं इंटरव्यू देने जाऊँ, अलग दिमाग लग रहा है इंटरव्यू में और इंग्लिश बोलने में अलग लग रहा है, तो नर्वसनेस है। तो वो चीज़ देखो कैसे निकलेगी। इंग्लिश समझ में आ जाती है स्टूडेंट्स को, इंग्लिश में गाने सुन लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, लेकिन जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे ना इंग्लिश में, तब तक वो हेजिटेशन बोलने वाली नहीं निकल पाएगी। आप फंबल कर जाओगे वर्ड्स में, आप सोचोगे अगला बंदा जज कर रहा है आपको। तो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश आइदर इन योर ग्रुप में मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, लेकिन कोई बात नहीं, आप ढीठ बन जाओ थोड़ा सा यार, ये 2-3 साल के लिए इंग्लिश में बात करो, या घर में अगर ऐसा कोई माहौल मिल पाता है तो उससे इंग्लिश में बात करो, या टीचर से बात करो, टीचर से बात कर लो। और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो मैं बताता हूँ सबको, जैसे मेरी सिस्टर थी और मैं उसके साथ ना मॉक इंटरव्यूज़ करता था बहुत ज़्यादा। यार मैं इंटरव्यूअर हूँ, तुम्हें इंटरव्यू देना है, तो आई विल आस्क क्वेश्चन एंड यू विल आंसर इन इंग्लिश पूरा। तो ये जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, इससे इंटरव्यू की हेजिटेशन भी निकलती है और इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो पता भी चलता है कि कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है। ये चीज़ करना स्टार्ट कर दो। तो यही 7 चीज़ें हैं, वो 4 सब्जेक्ट जो मैंने बताए, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, एक बढ़िया प्रोजेक्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये प्रोजेक्ट लेट्स से मुझे बनाना होगा तो मैं कब तक बना पाऊंगा? फर्स्ट सेकंड ईयर में तो मैं लेट्स से ये सब सीख रहा हूँ, तो मोटा मोटा 3rd ईयर में जाके मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स बना पाऊंगा, इज इट? तो या बीच में बनाता रहूँ, मतलब क्या होना चाहिए? अपना हमें बेसिकली फोकस ये करना है कि जब तक हमारे इंटर्नशिप का मौका आए, ये सारी चीज़ें हमारी कवर्ड हो। 2 साल में ये सारी की सारी चीज़ें कर लो विदिन 2 ईयर्स। पहले साल में आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम करना स्टार्ट कर दो। 1 साल में DSA में मास्टरी करना कर लेते हैं लोग, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। यू हैव 2 ईयर्स, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके पैरेलल में आपको और भी चीज़ें करनी है, ठीक है। स्किल्स, डेवलपमेंट स्किल्स आप फर्स्ट ईयर के एंड में सीखना स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आपके पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हों। ये जो सब्जेक्ट आते हैं फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, हमने 4 जिनकी बात करी, ये बाकी सारे कॉलेजेस में सेकंड ईयर से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं होते हैं। सो अगर आपके कॉलेज में फॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर में है तो उन पर भी फोकस करना स्टार्ट करो। अगर सेकंड ईयर में है तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट्स में 3rd ईयर में भी आए, बट स्टिल अगर वो इंटर्नशिप में रिक्वायर्ड है इंटरव्यूज़ में तो पूछेगा इंटरव्यू, तो वो सब्जेक्ट अपने आप से पढ़ लेना आप।
यस यस। तो और कॉलेज में जो इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका क्या सजेशन है? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, व्हाई Absolutely, ये नॉट। तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। हाँ। मैंने जितना सीखा एक्चुअली उन कॉलेज के फंक्शन से सीखा है कि पढ़ाई तो कुछ होती नहीं थी। नाइस नाइस नाइस। तो देखो सारी चीज़ें करो, फंक्शन कॉलेज अच्छे से अटेंड करो, उसमें जो फंक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें अच्छे से एंजॉय भी करो। लेकिन यार अगर आपका गोल ये है कि मेरे को जॉब लेकर के निकलना है, तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। आपको अपना टाइम उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। मेरे साथ मैं एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे साथ एक इशू ये था कि मेरा कॉलेज बहुत दूर था, DTU मेरे घर से दूर था, गाजियाबाद में मेरा घर था, और वो पड़ता है हरियाणा की बॉर्डर पे, तो पूरा दिल्ली पार करके जाओ वहाँ पर। अराउंड 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम लगता था वन वे। अच्छी चीज़ ये थी कि जिस मेट्रो स्टेशन में मैं बैठता था वहाँ पर मुझे सीट मिलती थी, क्योंकि वो इट वाज द फर्स्ट स्टेशन, और जहाँ पर ख़त्म होता था वहाँ पर लास्ट स्टेशन था, तो वहाँ से भी सीट मिलती थी। अब दोनों तरफ से मेरे को सीट मिल जाती थी मेट्रो के अंदर। टोटल आई यूज टू स्पेंड 90 मिनट्स आना जाना मिला करके, बाकी ऑटो में जाता था, तो 90 मिनट्स को मैं यूटिलाइज करता था कॉलेज का असाइनमेंट करके, या फिर DSA का कुछ किया है उसको रिवाइज करके। आई ऑलवेज यूज टू यूटिलाइज दीज 90 मिनट्स। ये जो गैप्स मिलते हैं ना, एक क्लास से दूसरी क्लास का गैप, ट्रैवलिंग टाइम, अगर किसी तरीके से इनको बचा सकते हो तो दिन के 1-8 घंटा तो आप ऐसे ही बचा लोगे, और अगर आप इनको ऐड करोगे ना ओवर द पीरियड ऑफ ईयर, तो बहुत अच्छा इंपैक्ट लेकर के आते हैं। तो ये चीज़ मैं ज़रूर बोलता हूँ। बाकी यार फुल एंजॉय करो यार, सारी चीज़ें करनी चाहिए लाइफ में। यस यस यस। ठीक है सर, आई थिंक फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे के हिसाब से मैं बात करूँ, फ्रेशर बच्चे के हिसाब से, तो आई थिंक काफ़ी मेरे क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं, है ना। नाउ आई विल ट्राई टू शिफ्ट माय फोकस टू माय 3rd 4th ईयर वाला बच्चा, है ना, जो कि नौकरी की तलाश में है, प्लेसमेंट लगने वाला है, प्लेसमेंट का सीज़न आ चुका है ना। और ऑफ कोर्स मेरे 1-2 साल तो वैसे निकल चुके हैं, जहाँ मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया हूँ, राइट। तो मैं अभी 3rd ईयर लेट्स से 6th सेमेस्टर में हूँ, या 7th 8th सेमेस्टर में, 4th ईयर में हूँ, एंड सो अब मैं वो बच्चा हूँ। ऑलराइट, अब मैं थोड़ा सा उन बच्चों के हिसाब से आपसे सवाल पूछना पसंद करूँगा। ऑलराइट, तो अज्यूमिंग कि मैं इतना तो मेहनत नहीं कर पाया शुरू के 2-2.5 साल में, राइट। तो मेरा क्वेश्चन सर पहला यह था कि अब तो मेरे पास 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का टाइम है ना, क्या मुझे नौकरी मिल सकती है? देखो, इट्स नेवर टू लेट इफ़ यू स्टार्ट नाउ, ठीक है। हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, और ये यहाँ पर आते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं किया है, 3 साल कुछ नहीं किया है, लास्ट में बचे हैं कुछ महीने, उसमें लगता है कि यार नौकरी निकाल लें कैसे भी करके। देखो, आज से स्टार्ट कर दोगे तो आप लेट नहीं हो। अगर अभी भी सोचते रहोगे कि स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, कहाँ से करूँ, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विद समथिंग। रोड मैप आपको सेम फॉलो करना है, फंडामेंटल सीखने हैं, DSA करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, और अगर टाइम बचता है आपके पास तो वो जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए वो सारे भी आपको सीखने हैं। प्रायोरिटी अगेन बता देता हूँ मैं, DSA आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट पे फोकस करो, फिर आप उसके बाद फंडामेंटल सब्जेक्ट्स करो, अगर टाइम परमिट करता है तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल, एंड लोगों ने किया भी है। बहुत सारे लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करके प्लेसमेंट निकाली है, उनकी स्टोरीज भी कवर्ड है मेरे चैनल पे, एंड यू कैन डू इट टू इफ़ यू आर सीरियस एंड फोकस्ड अबाउट इट। यस। अब एक सवाल और आता है इसी का थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, क्या इस 1-1.5 साल की तैयारी में मैं फांग निकाल सकता हूँ? वो फैंग निकालने के लिए तो 1 साल की सॉलिड तैयारी इज सफिशिएंट। फैंग निकालने में मतलब 50 चीज़ें नहीं करनी पड़ रही है, आपको बस DSA करना पड़ रहा है वो अच्छे से। तो आप 4-5 महीने बेसिक सीखते हो, उसके बाद दबा के प्रैक्टिस करते हो, बचे हुए 6-7 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपका DSA सॉलिड हो जाएगा। एंड हमने एक शीट बनाई हुई थी, आई थिंक मैंने उसके बारे में बताया DSA शीट एक मैंने बनाई हुई है, वो उसमें सारे पैटर्न्स कवर हो रहे हैं DSA के, राइट। वो सारे पैटर्न्स आप एक बार देख लो, अच्छे से कवर कर लो, एंड यू आर गुड टू गो। कोई भी कंपनी आ जाएगा उसके बाद आपको पता होगा कि क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं पैटर्न से आने वाला है। तो उसमें बस टाइम लगेगा, अराउंड 8-9 महीने लगते हैं अच्छे से DSA को मास्टरी करने के लिए। लर्निंग पेस पे डिपेंड करता है, 2-3 मंथ्स अप एंड डाउन, बाकी ये हो जाएगा। फैंग कंपनी को निकालना मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मेरे से पूछोगे कि TCS कैसे निकालना है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मेरे को, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें पूछते हैं, वो उसमें FTP पूछते हैं, और पता नहीं क्या क्या उसमें MCQ राउंड अलग होता है। फैंग का सिंपल है, DSA सीखो और कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, अच्छा कोड लिखो, डन। ओके। और प्रोजेक्ट अपना जो आपने रेडी कर, अब प्रोजेक्ट करना चाहिए फिर मुझे, अब टाइम बचा तो नहीं है, नहीं मेरे पास इतना, प्रोजेक्ट करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है कि एक वाइडर गेट हमारे लिए ओपन कर देता है। जैसे फैंग कंपनीज का मैंने बताया कि DSA सफिशिएंट है, प्रोजेक्ट ना भी करो एक बार के लिए ना, और अगर आप कोडिंग में अच्छा कर रहे हो, कंपैरेटिव में अच्छा कर रहे हो, तो मौका मिल जाता है, लोग निकाल लेते हैं। लेकिन फैंग कंपनीज में रिक्रूटमेंट कितनी हो रही है? कम हो रही है। एब्सोल्युटली। ज़्यादा जो हायर करने वाली कंपनीज हैं वो हमारे छोटे स्टार्टअप्स हैं, जो इतने सारे हैं इंडिया में, काफ़ी हायरिंग होती है वहाँ पर। उसके बाद हमारी सर्विसेज कंपनीज हैं जो बहुत ही मासेज में हायर करते हैं, तो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट तो यही दे रहे हैं। प्रोजेक्ट बनाओगे और बाकी फंडामेंटल्स पे ध्यान दोगे
तो ये गेट्स भी आपके लिए खुल जाते हैं। एंड आई ऑलवेज से दिस कि भाई आपका अगर गोल गूगल है तो अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखो कि यार अगर अभी नहीं निकला तो मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेता हूँ, लेटर ऑन आई कैन स्विच टू गूगल। तो एक कई बार ऐसा होता है नैरो माइंड एकदम कर लिया कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ही निकालनी है, उसी की तैयारी करनी है। अपना थोड़ा सा सीजी पे भी ध्यान दो, उसको बैलेंस रखो, प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दो, फंडामेंटल्स भी करो, मिक्स ऑफ एवरीथिंग रखो ताकि सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली रहें। तो जैसा आप बता रहे थे कि आपकी जर्नी में आपका पहला जॉब कल्ट का था, कल्ट फिट, देन दूसरा गूगल आपने ज्वाइन किया, है ना। आई डोंट नो वेदर यू विल बी कंफर्टेबल शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन और नॉट, बट क्या बता सकते हैं कि कल्ट में आपका कितने का पैकेज लगा था, गूगल में कितने का पैकेज था? यस हाँ। सो जब मैंने कल स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो मेरा जो CTC था दैट वाज अराउंड 27.5 लैक्स। तो अब सुनने में लगता है यार बढ़िया फिगर है, सीधा इसको 12 से डिवाइड करो और पर मंथ इतना बैंक में आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली CTC के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बेसिक सैलरी होती है, बेस सैलरी होती है। बेस सैलरी के बाद फिर जो बचे हुए होते हैं उसमें कुछ बोनस होते हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलने वाले हैं, और कुछ इक्विटी या फिर ESOP कंपोनेंट होता है। तो करीब 18-19 लाख का तो मेरा बेस था उसमें, विच इज़ अ गुड थिंग, ज़्यादा मैक्सिमम कंपोनेंट बेस का था। बाकी ESOPs थे 10 लाख के अराउंड ESOP। हाँ, बचे हुए के 6-7 लाख के आसपास के ESOPs थे। अब मैं वहाँ पर 11 महीने रुका, उसमें मैंने स्विच कर लिया तो काम नहीं तो वो फिर ज़ीरो हो गया। गूगल में इट वाज अराउंड 62-63 का मेरे को पैकेज मिला था, बट इसमें भी सेम सीन है, कुछ ESOP कंपोनेंट था, कुछ बेस था। ओके, और ये आपकी लेटरल ज्वाइनिंग थी? मेरी लेटरल ज्वाइनिंग थी। आई थिंक जो कॉलेज लेवल पे है उसको कहीं ना कहीं 30 से 35 के आसपास का फर्स्ट ईयर का मिलता है। तो फ्रेशर लेवल पे जो फांग की अगर अपन बात करें, गूगल की अगर स्पेशली बात करें तो उसको अराउंड 35 LPA का CTC मिलता है। हाँ, एंड इट इंक्लूड्स द ESOP कंपोनेंट आल्सो, इज इट? करेक्ट। दिस इज जस्ट फॉर 1 ईयर। वो कंपनी से 4 साल का बताती हैं, उसमें 4 साल के स्टॉक्स को इंक्लूड करके वो तो फिर बढ़ करके वही 55-60 के आसपास पहुंच जाता है। बट अगर भाई 1 साल की बात करें तो वो फ्रेशर्स को समवेयर अराउंड 30 to 35 मिलता है, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स रहता है फिर फ्रेशर्स के लिए। एंड व्हाट अबाउट अदर कंपनीज, फेसबुक और अमेजॉन और नेटफ्लिक्स एंड सो? मोर और लेस लगभग सबका इसी रेंज में है। तो जो अपन सुनते हैं यार कि कई सारे कॉलेजेस भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि 1.5 करोड़ का पैकेज लग चुका है, 2 करोड़ का पैकेज लगा हमारे कॉलेज से, एंड वो एक्चुअली होता क्या है फिर, वो क्या है? मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं इसमें। ऑफ कैंपस जो होती है वो ऑफ शोर लग जाती है स्टूडेंट की, मतलब आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया, ऑफ शोर का मतलब जैसे अब्रॉड में लग गई। अब जैसे मान लो मेरा एक इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई उसने बंदे ने मेरी तरफ से करी है, बट उसने कहीं ना कहीं बाहर से अप्लाई करके USA में जॉब ले ली। अब USA में जॉब लगती हैं वो अक्सर इसी रेंज में होती है, 90 लाख, 1.2 CR, 1.5 CR। वो इंडिया में मिलना इस लेवल पे मुश्किल है अनटिल अनलेस अगर आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म में जा रहे हो, तो वहाँ पर बढ़िया बढ़िया पैकेज मिलते हैं। कोडाई वगैरह ऐसी कंपनीज हो गई, वो तो 80-80 लाख का बेस दे देती हैं। हमने टावर रिसर्च और ऐसे कुछ कंपनी के नाम सुना था। टावर रिसर्च, कैपिटल हो गई, अच्छा देती है, कोडाई है, ग्रेविटॉन है, बट ये जो कंपनीज हैं ये बहुत कम लोगों को लेती हैं, एंड दे वांट स्टूडेंट्स हु आर गुड एट मैथमेटिक्स। खैर मूविंग फॉरवर्ड, एक्चुअली अपन ने भी फैंग की काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली है। अब थोड़ा सा मैं फोकस चेंज करता हूँ नॉन फैंग कंपनीज पे, जिस पे जैसे अभी आपने बताया कि स्टार्टअप्स या सर्विस इंडस्ट्री जो कि काफ़ी बल्क में हायर करते हैं। अब मुझे अगर इनके लिए प्रिपेयर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस किस चीज़ों में फोकस करना चाहिए? ठीक है, तो पहले स्टार्टअप्स की बात करते हैं। स्टार्टअप्स को क्या चाहिए कि दे हैव हाई प्रायोरिटी वर्क, और उनको कल से काम करने वाला बंदा चाहिए जो जल्दी से ऑनबोर्ड हो जाए और काम करना स्टार्ट कर दे, राइट। अनलाइक दीज फैंग कंपनीज वो 4-6 महीने ट्रेन करती हैं आराम से, हनीमून पीरियड होता है, फिर काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर चाहिए कि भाई 1-2 हफ्ते में बंदा ऑनबोर्ड टेक सीख जाए और काम करना स्टार्ट कर दे। तो दे प्रेफर कि भाई आप किसी एक पर्टिकुलर टेक स्टैक में ऑलरेडी वेल वर्स्ड हों, सीख करके आ रहे हों। दूसरा, आजकल थोड़ा सा AI का इम्पैक्ट भी है, और कहीं ना कहीं जो कोड है वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेट हो रहा है, राइट। तो एग्जांपल अगर मैं दूँ तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2, उसके अंडर में पहले 3 SD काम कर रहे थे। SD1 का काम था कोड करना, और SD2 का काम था बड़े टास्क को छोटे में ब्रेक करना, उसका सिस्टम डिज़ाइन करना, राइट। अब वो SD2 जो है ना, AI का यूज़ करके ही इज़ एबल टू कोड इनफ कि वो नीचे के 2 बंदों को रिप्लेस कर दे। अब उसको एक ही SD1 की रिक्वायरमेंट है उसके नीचे काम करने के लिए, वो कोड मैक्सिमम जो है AI से जनरेट करवा पा रहा है, फास्टर कोड काफ़ी फास्ट हो गया है इससे। तो ये तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये जॉब को रिप्लेस कर रहा है, मतलब टेक ओवर कर लेगा पूरा? तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा मानना ये है, एंड
द कम्युनिकेशन दैट आई हैव हैड विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कि जो जॉब रोल है ना उनका नेचर चेंज हो रहा है थोड़ा सा, एंड ये इम्पैक्ट स्टार्टअप्स में भी आ रहा है. स्टार्टअप्स भी ऑटोमेट करना चाहते हैं, कॉस्ट कट करना चाहते हैं. दे ऑल्सो वांट कि आपको सिस्टम्स की नॉलेज हो, आपको सिस्टम डिज़ाइन भी आना चाहिए. आई थिंक अभी इंटरव्यू का फॉर्मेट भी काफ़ी कुछ चेंज इंटरव्यू का फॉर्मेट चेंज हो रहा है. ये मैंने आपको स्टार्टअप्स के लिए बताया. स्टार्टअप्स आर एक्सपेक्टिंग कि आप एक टेक्नोलॉजी में अच्छे हो, उसके साथ साथ आप एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइन भी कर पा रहे हो, लो लेवल डिज़ाइन की नॉलेज अच्छी है. कुछ स्टार्टअप्स के साथ साथ DSA भी चेक कर रहे हैं. तो ये 3 रिक्वायरमेंट है जो स्टार्टअप्स मेनली चेक करते हैं. फिर सर्विसेज कंपनी आती है. अब सर्विसेज कंपनी थोड़ा सा मतलब ऐसा काम करते हैं जैसे गवर्नमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वैसा काम करते हैं. दे हैव नॉट चेंज्ड क्राइटेरिया लॉट. उनका क्राइटेरिया अभी भी सेम है. एप्टी पूछते हैं, बेसिक कोडिंग पूछते हैं, कुछ फंडामेंटल्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस उनके DSA के ऐसे होते हैं जो सिंपल लेवल के होते हैं. और सर्विस बेस्ड कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम पैकेज देती है 3-3.5 लाख का. वो अच्छे रोल पे भी हायर करती है, 10-11 लाख का पैकेज भी देती है. उसके लिए थोड़ा एडवांस क्वेश्चन भी होते हैं. फिर उनका इंटरव्यू होता है जिसमें आपको जो आपने ऑनलाइन असेसमेंट में करके आए हो उसको वहाँ पर आपको बताना होता है कि आपने किस तरीके से अप्रोच करा इस प्रॉब्लम को. अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने होते हैं. तो उनका क्राइटेरिया सिंपल है, वैसा ही था जैसा अभी है. स्टार्टअप्स थोड़ा चेंज कर रहे हैं. हो सकता है आगे आने वाले टाइम में फैंग कंपनीज भी ये जो सिस्टम डिज़ाइन राउंड है उनको लेकर के आ जाएं SD1 के लिए. यस. अब अगेन एक थोड़ा सा क्यूरियस क्वेश्चन कि स्टार्टअप में लेट्स से किस CTC पे जनरली लगते हैं, किस CTC पे जा सकता है एक बच्चा? हाँ, ये रेंज बहुत ज़्यादा वेरी करती है. अच्छा. स्टार्टअप में 6 लाख से लेकर के 40-50 लाख तक फ्रेशर्स जा सकते हैं. बहुत वाइड रेंज है. इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा था जहाँ पर स्टार्टअप्स इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव सैलरीज दे रहे हैं जो फैंग को बीट कर रही हैं, बिकॉज दे वांटेड टैलेंट. और उनको कॉलेज में डे 0 पे आना था कि हमें बेस्ट स्टूडेंट्स चाहिए यहाँ से. कुछ हमने ऐसे सुनी होंगी न्यूज़ पहले के टाइम पे कि और बाइक दे दिया स्टार्ट करते ही लोगों को, लैपटॉप, बाइक, सब चीज़ दे दी. तो खैर अब वो टाइम नहीं है. अब थोड़ा सा सैलरी वगैरह जो है वो एक सही पॉइंट पे आ चुकी हैं. तो आई वुड से अगर आप एक अच्छा स्टार्टअप टारगेट करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ बेस सैलरी ऑफ अराउंड 15-16 lakhs इन अ मीन. मैं बता रहा हूँ मीन लेकर के बता रहा हूँ कि ज़्यादातर इस रेंज में आपको सैलरीज मिल जाएंगी. अच्छा स्टार्टअप अगर आप टारगेट एंड इफ यू हैव द राइट स्किल सेट्स. राइट स्किल सेट, बिल्कुल. ये तो हर कोई चेक करेगा. अलॉन्ग विद दैट जो बोनस कंपोनेंट है, ESOPs हैं, उनको मिला करके यू कैन एक्सपेक्ट 22 के आसपास. बट मेरे कॉलेज में तो स्टार्टअप्स आ नहीं रही हैं, तो मैं कैसे रीच आउट करूँ फिर स्टार्टअप्स को? तो स्टार्टअप्स को रीच आउट करने के लिए वही है कि आपको या तो फिर उनकी ड्राइव में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो उनकी ओपनिंग्स होती हैं उनके पोर्टल पे जाके. अब वहाँ पर बहुत लोग करते हैं. एब्सोल्युटली. राइट, वहाँ पर भी करो, लेकिन उसके साथ साथ देयर इज़ अनदर वे. यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द रिक्रूटर ऑन लिंक्डइन. वहाँ पर उनको बोल सकते हो कि भाई आई एम कंपेटेबल, ये स्किल सेट ऑलरेडी आपके स्टार्टअप में यूज़ हो रहा है, एंड आई हैव डिड सम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इन दिस पर्टिकुलर स्किल सेट. ये मैंने इस पर्टिकुलर स्किल सेट में इंटर्नशिप की हुई है, एंड मेरा एप्टीट्यूड DSA वगैरह भी अच्छा है. तो आई फील आई एम राइट फिट, कैन बी प्लीज़ अरेंज एन इंटरव्यू. इस तरीके से आप बात कर सकते हैं रिक्रूटर से. फाउंडर से भी डायरेक्टली जा करके बात कर सकते हैं कि भाई अगर ये स्किल सेट है मेरा, उसमें आपको स्किल सेट बताना पड़ेगा. कोई भी आपका मैसेज का रिप्लाई तब करेगा व्हेन यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन और आप उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो. अब एक क्वेश्चन आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस 3rd-4th ईयर के बच्चे का पर्सपेक्टिव. ऑलराइट, कि AI आ रहा है ना, नौकरी पे क्या खतरे हैं? सब तरफ मैं देख रहा हूँ ले ऑफ की न्यूज़ चल रही है, सो तो फ्रेशर की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या समझ में आ रहा है आपको? एकदम क्योस मचा हुआ है मार्केट में. एंड नॉट ओनली 3rd ईयर 4th ईयर में, फ्रेशर को भी ये डाउट है कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, 4 साल स्पेंड करूँगा, नौकरी रहेगी नहीं रहेगी जब तक. एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी ये चीज़ है कि भाई AI कहीं ना कहीं हमें रिप्लेस कर रहा है, धीरे धीरे रिप्लेस कर देगा. बट अभी जो करंट मेरी मार्केट अंडरस्टैंडिंग है और थ्रू माई कनेक्शंस व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इज़ कि फ़िलहाल जॉब का जो नेचर है वो चेंज हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं, ह्यूमन टच विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड. अब AI चीज़ों को फास्ट करने में मदद कर रहा है. नंबर ऑफ पीपल दैट वर रिक्वायर्ड टू कोड आर ऑब्वियसली रिड्यूसिंग. सारी कंपनी का डेटा है कि भाई 75% कोड AI लिख रहा है, 40% कोड AI लिख रहा है. तो वो तो हो रहा है चेंज, लेकिन आपका जो एप्टीट्यूड है, आपकी जो डिज़ाइन नॉलेज है, आपकी जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. तो अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं देन यू कैन डू एनी नेचर ऑफ जॉब. कल को आपको AI से काम कराना है वो भी करा पाओगे. राइट. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमें सबको एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल AI को यूज़ करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में. उससे अपने प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाना चाहिए, ऑटोमेशंस करना चाहिए, तभी फिर यू विल बी इन द रेस. राइट. अदरवाइज
इतना AI टेक ओवर कर लेगा आने वाले टाइम में, देन यू विल फील कि हम रिडंडेंट हो गए हैं। यस यस। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपनी पर्सनालिटी चेंज करता हूँ। अब अगेन नेम आई की कीप द सेम नेम गोपाल, और मैं एक कंपनी में, IT कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, है ना। अभी मेरा लेट्स से 3-4 लाख का CTC है, और ऑफ कोर्स AI के आने से मुझे भी डर लग रहा है, मुझे भी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है ना, मुझे अपने करियर में ग्रो करना है। अब आप सर बताइए कि हाउ शुड आई स्टार्ट, व्हाट शुड आई डू? ओके, तो पहली चीज़ जिनको भी थोड़ा डर लग रहा है AI से, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड ऑफ इट, स्टार्ट लर्निंग इट। तो आई थिंक ये तो देखो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू कीप यूर सेल्फ अपडेटेड एज एन इंजीनियर कि मार्केट में चल क्या रहा है। पहले जो टेक्नोलॉजीज़ होती थी तो उनकी एक हाफ लाइफ होती थी, 5-6 साल की हाफ लाइफ होती थी, उसके बाद वो डिके, जैसे होता है ना न्यूक्लियर डिके, वो डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद टेक्नोलॉजीज़। बट अभी जो हाफ लाइफ है वो 5 साल से भी रिड्यूस होकर के और कम हो गई है, और इनोवेशंस टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अडेप्ट टू इट, स्टार्ट लर्निंग इट। अब जैसे जैसे आप चीज़ को समझना स्टार्ट कर दोगे, अभी तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि ये कर क्या रहा है, कैसे रिप्लेस कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली डर लगेगा। बट वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, स्टार्ट यूजिंग इट, देन यू विल फील लाइक दिस कि यार ये तो मेरा असिस्टेंट है, मैं इसको अपने काम को और एफिशिएंट करने के लिए यूज़ कर पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जो चीज़ मैं सोचा करता था कि यार ये चीज़ हो जाती, वो चीज़ मैं यहीं से कर पा रहा हूँ, एग्जीक्यूट करवा पा रहा हूँ। तो दैट वे इट इज़ नॉट बिकमिंग योर एनिमी, इट विल बिकम योर फ्रेंड, अगर आप इस तरीके से AI को यूज़ करोगे तो। अब सर मैं, है ना, 2 टाइप की पर्सनालिटी को कंसिडर करता हूँ। एक मेरी पर्सनालिटी है कि मैं 2-3 साल से फील्ड में हूँ, काम कर रहा हूँ, वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ऑलराइट। एक फील्ड में हूँ मैं ऑलरेडी, लेट्स अज्यूम मैं अभी QA में हूँ, लेट्स से, ऑलराइट, एंड आई वांट टू स्विच माय फील्ड, मुझे अपनी फील्ड ही स्विच करनी है, नई फील्ड में जाना है, ऑलराइट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कौन सी फील्ड में जाऊँ, कैसे पता करूँ कि व्हाट इज़ द राइट चॉइस फॉर मी, वो कैसे पता कर सकता हूँ? ओके, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें लेट्स से QA कोई कर रहा है, राइट, एंड वो बनना चाहता है फ्रंट एंड इंजीनियर, या फिर उसको कन्फ्यूजन है कि डेटा ले या फ्रंट एंड ले, या सबसे पहले तो उसको यही डाउट रहेगा कि उसको करना क्या है। सो इसमें फ्रेशर्स हो या प्रोफेशनल्स हो, आई ऑलवेज से कि लर्न अबाउट दैट थिंग, कि उसमें काम क्या करना होता है आपको, ठीक है। अभी पैकेज वगैरह मत देखो, वो तो किसी भी फील्ड में आप जाओगे अगर आप अच्छे हो तो वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा वहाँ पर। बट आप ये देखो कि डेली टास्क क्या होते हैं, डे टू डे टास्क क्या सॉल्व करना होता है वहाँ पर जा करके। अब कुछ लोग समझते हैं कि यार ये तो कोडर्स की जो जॉब है ना बड़ी मज़ेदार है, इंजीनियर्स की, उनको बैठ के कोड करना है बस, लेकिन दैट इज़ लाइक 30-40% ऑफ द टास्क। बाकी टाइम में डिस्कशंस हो रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, हम टेस्ट भी लिखते हैं, सब चीज़ होती है उसमें इंक्लूडेड। तो ऐसे ही अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप SQL क्वेरी मारोगे काम खत्म, आपको डेटा को विजुअलाइज करवाना है, उसको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशंस भी देनी है आपको। तो पहले तो वो जानो आप कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ लाई करता है, क्या काम है, क्या नेचर ऑफ वर्क क्या है, और फिर क्या आपकी पर्सनालिटी पे, आपके इंटरेस्ट में वो नेचर ऑफ वर्क लाई करता है या नहीं करता है। देन सेकंड ये है कि भाई अगर आपने डिसाइड कर लिया है, उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास तो 3 साल का QA एक्सपीरियंस है, बट डेटा में तो मेरे को 0 एक्सपीरियंस है, विल आई ज्वाइन एज अ फ्रेशर या फिर विल आई ज्वाइन एज समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड, राइट। अब इसमें टोटली डिपेंड करता है आपकी नेगोशिएशन पे विद द रिक्रूटर एंड आपके इंटरव्यू पे। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा दिया है, उस लेवल का इंटरव्यू दिया है कि भाई ठीक है आप 3 साल काम करके आए हो बट डेटा एनालिटिक्स में 0 एक्सपीरियंस है, स्टिल यू आर गिविंग एन इंटरव्यू जो कि 2 साल डेटा एनालिस्ट वाला देता है, 3 साल वाला देता है, यू कैन बी ऑनबोर्डेड एट दैट लेवल। अब जैसे आपने बताया कि भाई यू शुड नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर वर्क, व्हाट काइंड ऑफ वर्क देयर इज, लेट्स से डेटा एनालिटिक्स में क्या हो रहा है, फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, डेटा साइंस, ये कैसे पता करूं, मतलब किससे बात करूं कि मुझे पता चले कि अंदर क्या हो रहा है? ओके, द बेस्ट वे इज टू टॉक टू समवन जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है, या फिर सेकंड वे इज कि भाई अगर ऐसा कोई जान पहचाने बंदा नहीं है तो हम सब इतने सारा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं कि भाई आपको अवेयरनेस मिले कि आप किस तरीके से चीज़ें करोगे इंडस्ट्री में जा करके, आपके डेली टास्क क्या होंगे, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ राइट वे यही है कि अपने जान पहचान में कोई बंदा है उससे बैठ करके बात करो, या फिर आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर लो, सबसे बढ़िया है। लिंक्डइन पे किसी को रीच आउट करो, बोलो भाई मेरे को 30 मिनट्स आपसे कन्वर्सेशन करनी है, टाइम निकाल के मेरे को दे दो, मेरे को पूछना है कि एक्चुअली यहाँ पर काम क्या होता है। अब दूसरा वाला केस पे आते हैं कि लेट्स से मैं अभी करंट डोमेन में हूँ और मुझे इसी डोमेन में आगे बढ़ना है, मुझे इसी में अपने आप को एक्सेलरेट करना है ना, ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा अप्रेजल चाहिए ब्रॉडली, राइट। अब उसमें सर मुझे गाइड कीजिए कि मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ को। ओके, तो बेसिकली आप जिस रोल में हो उसी में आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। ओके, इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो आप भाई सिंपल जो लोग करते हैं कि भाई एक्स ऑर्गेनाइजेशन में हो,
आपको वाई ऑर्गेनाइजेशन में बेटर डेजिग्नेशन, बेटर पैकेज मार मिल लो। रहा है, स्विच मार लो। Yeah. दूसरा तरीका फिर ये है कि भाई विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू प्रूव मोर कि भाई आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आपने कैसे कैसे चीज़ें करी हैं अभी तक, इम्पैक्ट क्या लेकर के आए हो, वो चीज़ होती है। अब दोनों ही चीज़ों में जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि यू हैव टू अडेप्ट टू द मार्केट। मार्केट में द रिक्वायरमेंट इज़ कि भाई एक सर्टेन तरीके से अब चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेसेस चल रहे हैं, एआई इंटीग्रेट कैसे हो रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप अपग्रेड होने की जगह डाउनग्रेड और हो जाओगे। तो यू हैव टू बी कंपैटिबल विद दैट एज वेल। तो अल्टीमेटली पॉइंट वही निकल के आता है कि भाई आपको एक पर्टिकुलर स्किल, एक दो जो भी स्किल्स हैं वो सीखने होंगे। पहले रादर आपको अब शायद अपना इंटरेस्ट पहले जानना होगा भाई तुम्हें क्या करना है, फिर लगता है कि हाँ ये करना है तो उसमें आपका अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड देन स्पेशली चूंकि अब एआई का ज़माना है तो एआई को कैसे आप अपने काम में इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे उसकी पावर लेवरेज कर सकते हो, वो जानना शायद अपने लिए बहुत ज़रूरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब सर अगेन क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ एंड यू ऑल्सो वर वर्किंग प्रोफेशनल बैक देन, ठीक है। अगेन मैं एक आईटी कंपनी में हूँ और मुझे वही गूगल जाना है। अब मुझे बताइए सर कि मुझे गूगल जाना है तो मैं अगले 6 महीने में क्या, पहला सवाल, क्या मैं 6 महीने में गूगल ज्वाइन कर सकता हूँ? अगर मैं 6 महीने लग के मेहनत करूँगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कर सकता हूँ तो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? ओके ग्रेट। एक और चैलेंज भी आता है। अच्छा। एक सर्विस कंपनी में अगर होते हैं ना, तो एक तो सर्विस कंपनी का टैग लोगों को लगता है कि यार गूगल वाले शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, और दूसरा चीज़ दे हैव अ 3 months नोटिस पीरियड। अब 3 months नोटिस पीरियड में दिक्कत ये आती है कि कोई दूसरी कंपनी अगर आप आज क्रैक कर रहे हो और पेपर्स आप डालोगे अपनी कंपनी में तो 3 महीने कोई कंपनी वेट नहीं करना चाहती है, तो वो भी इशू आता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम भी एड्रेस करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स एड्रेस दिस कि तैयारी कब स्टार्ट करें एंड व्हाट शुड बी योर मोटिव टू जॉइन दीज फैंग कंपनीज। सिंपल सी चीज़ है, मोटिव होता है सैलरी कि भाई मेरे को हाइक मिलेगी, और वहाँ का जो कल्चर वगैरह है वो सब देख के लोग जाते हैं। दूसरा चीज़, इंटरव्यू प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें भाई, उसके लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपने अगर आज सोचा है तो आप आज से ही स्टार्ट करो, आप पहले से ही कंटिन्यूस रखो। जॉब आज के टाइम पे जॉब की सर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है नहीं, स्पेशली आईटी फील्ड में, तो आपको कभी भी इंटरव्यूज़ देने पड़ सकते हैं। यू नीड टू कीप प्रिपेयरिंग, थोड़ा सा टाइम दो, ओवर द वीकेंड आप लोग प्रैक्टिस कर लो डीएसए वगैरह या जो भी फंडामेंटल स्किल्स रिक्वायर्ड है उनकी। तो बट लेट्स से अगर आप ये फोकस नहीं कर रहे हो, आपको एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन में 6 महीने लगेंगे। डीएसए बनाना पड़ेगा, एंड मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आपकी जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उसमें खुद इतना अच्छा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो आपको प्रोजेक्ट भी अलग से बनाना पड़ेगा। देन यू हैव टू कंटिन्यूसली अप्लाई टू कंपनीज। अप्लाई करने के स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग 1 month में बहुत फ्रिक्शन आता है कि एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं होती हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द कंपनी नेम, बिकॉज देयर आर 1000 मोर पीपल अप्लाइंग फॉर द सेम वन सिंगल जॉब। तो बहुत फ्रिक्शन आता है, बट यू हैव टू कंटिन्यूसली डू दैट। फिर एक टाइम आएगा कि जब आपके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आपके इंटरव्यूज शेड्यूल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अप्लाई करने की राइट स्ट्रेटजी क्या क्या है कि जिससे रिजल्ट्स आपके आएँ? देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स। वन वे इज़ वेरी सिंपल वे कि आप कंपनी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करो, और पोर्टल पे अप्लाई करने का ही दूसरा तरीका है थ्रू रेफरल्स। आप किसी से रेफरल मांगो, उससे थोड़े चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई आपके लिए वाउच कर रहा है, तो ये चांसेस विल इंक्रीज। तीसरा तरीका होता है, देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड उन प्लेटफॉर्म्स की ना कुछ ट्रिक भी होती है कि यू हैव टू कीप अपडेटिंग योर प्रोफाइल देयर, ताकि आपका रिज्यूमे टॉप पे रहे सर्च रिजल्ट में। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है कि अपना रिज्यूमे अपडेटेड रखना है, फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करते रहना है। एंड थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज़ यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू रिक्रूटर्स और मैनेजर्स जिनके अंडर में हायरिंग वाला प्रोसेस आता है, जिनकी हायरिंग चल रही हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिंक्डइन पे लिख ही देते हैं वी आर हायरिंग, वी आर ओपन टू हायर। इस तरीके से आप उनको रीच आउट कर सकते हो। बट एक अच्छा मैसेज ड्राफ्ट करना, यूजुअली लोग हाय हेलो से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, वो कन्वर्सेशन कभी हो ही नहीं पाती है। नोबडी रिप्लाइज टू हाय हाय, दोस्ती दोस्ती थोड़ी चल रही है यहाँ पर। तो यू हैव टू राइट एन इम्पैक्टफुल मैसेज कि आई एम यूजफुल फॉर यू इन दिस वे, शॉर्ट एंड क्रिस्प। शॉर्ट एंड क्रिस्प, एक बार में समझ जाए सामने वाला कि अच्छा ये पॉइंट है। करेक्ट करेक्ट। एंड स्टूडेंट्स को तो आई हाईली इंकरेज कि आप नेटवर्किंग स्टार्ट करो अपनी। नेटवर्किंग कहाँ से होती है? कॉलेज में तो आपकी हो जाएगी, बट आउटसाइड कॉलेज होती है थ्रू हैकाथॉन्स। लोग पार्टिसिपेट करते हैं हैकाथॉन में, और अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं दूसरे कॉलेजेस से। इवेंट्स में नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, राइट। आप किसी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम में जा रहे हो, वहाँ पर डिस्कॉर्ड में आप ऐड हो रहे हो, वहाँ पर नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। कई स्टूडेंट्स की ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करते करते फुल टाइम जॉब लग जाती है। देन आप अगर इंडस्ट्री में हो तो आपकी नेटवर्किंग होगी, जो डिफरेंट टेक इवेंट्स होते हैं वहाँ पर नेटवर्किंग होगी। एंड नेटवर्किंग से बढ़िया चीज़ तो आप कमा ही नहीं सकते इस इंडस्ट्री में, राइट। एंड इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, जस्ट क्यूरियस, लेट्स से मेरे पास मेरी कंपनी में 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, क्या मैं गूगल में SD1 के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, एंड दे विल लो बॉल यू।
दे विल अच्छा। से कि भाई SD बना हो आप। ओके। तो दिस वाज एन एक्सपीरियंस विद वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने ज्वाइन कर भी लिया SD1 पे। अच्छा, क्योंकि वो मेरा था पैसा तो 4-5 साल का सिग्निफिकेंटली बढ़ experience। रहा होगा तो और, हाँ, है ना? तो डिफरेंस इज लाइक 2x। हाँ, एब्सोल्युटली। तो दे विल ट्राई कि भाई आप SD1 पे ही आओ। ओके। इनफैक्ट मैंने भी जो इंटरव्यू दिया था, तो स्टार्टिंग में मैंने भी SD2 के लिए ही दिया था, बट मैं गया SD1 एंड दे सेड कि भाई आपका जो एक राउंड है ना, वो राउंड एक्सेप्शनल नहीं गया है, बाकी 3 एक्सेप्शनल गए हैं, इसलिए आपको शायद SD1 में। बट आई वाज लाइक कि ठीक है, मैंने 11 ही तो महीने काम किया है, मैं तो SD1 आराम से जा सकता हूँ। Yes. बट इवन एट सीनियर लेवल समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको SD1 की तरफ पुश किया जाएगा, देन यू हैव, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस सेम है, बस जजिंग का क्राइटेरिया अलग हो रहा है। तो वही है, मेरिट है वो। यस यस यस। तो अगर 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, ऑलवेज फोकस फॉर SD2, उसके हिसाब से आप अपना माइंडसेट बना करके जाओ। तो फैंग में तो मतलब आप बोल रहे हो कि मोटा मोटा अगर तुम्हें तैयारी करनी है तो DS से सिस्टम डिज़ाइन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी, है ना? नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट विच इज़ लेट्स से अदर स्टार्टअप्स या अदर कंपनीज जहाँ मुझे स्विच करना हो, वहाँ क्या पूछा जाएगा, वहाँ के लिए क्या तैयारी करनी होगी मुझे? अच्छा, अब स्टार्टअप का अगर हम लोग डिस्कस करें तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर टेक स्टैक के बंदे की। तो आई वांट अ रिएक्ट डेवलपर, SD2 रिएक्ट डेवलपर या SD1 रिएक्ट डेवलपर की ओपनिंग है। तो मैं देखूंगा उसने रिएक्ट में कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसने रिएक्ट में क्या काम किया हुआ है, उसकी मैं हो सकता है कोड भी देखूँ, उसके बारे में ही एक पूरा राउंड रख लूँ डिस्कस करने के लिए कि भाई आपने कैसे बनाया ये प्रोजेक्ट। बट अलॉन्ग विद दैट मैं DSA भी पूछूंगा उससे, और सिस्टम डिज़ाइन भी पूछूंगा, एंड प्रोजेक्ट्स भी पूछूंगा। प्रोजेक्ट्स मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, सिस्टम डिज़ाइन DSA से मैं उसका एप्टीट्यूड और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जज कर पा रहा हूँ। यस यस। तो वहाँ पर थोड़ा वाइडर स्कोप आ जाता है, यू हैव टू बी गुड इन अ पर्टिकुलर टेक स्टैक। नाइस नाइस नाइस। ऑल राइट। नाउ आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने आई थिंक काफ़ी ब्रॉड डिस्कशन कर लिया है अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से। ऑल राइट, लेट्स से एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन लेते हैं कि मुझे 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है ना, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या अब मैं स्टार्टअप ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या मुझे वहाँ मौका मिल पाएगा, या क्या मैं लेट्स से फैंग जा पाऊँगा, क्या वहाँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? तो ये आपका क्या सजेशन है इस चीज़ में? राइट, 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और थोड़ा सा मार्केट के जो इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं उससे डिस्कनेक्ट भी हो गया है कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, हायर कर रहे हैं सेज पे या नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट एक और भी इसमें केस आता है जहाँ पर लोगों ने ब्रेक ले लिया होता है 1-2 साल का बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। राइट, तो देखो ऐसा है कि मार्केट में चाहिए स्किल्स, स्टार्टअप्स में, फैंग में आप स्किल्ड बंदा चाहिए उनको। तो इफ़ यू वर्क अपॉन योर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, टेक कोडिंग स्किल्स हैं, DSA हो गया या फिर सिस्टम डिज़ाइन हो गया, काम कर लोगे अगर आप उसके ऊपर, देन वाई नॉट, बिल्कुल लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक रिटायरमेंट एज सेट कर दिया। हो सकता है कि आपके नॉलेज के हिसाब से आपको SD2 मिले या SD3 मिले, वो डेफिनेटली हो सकता है, बट ऐसा डोर्स बंद नहीं हुए हैं। आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी गुड डिस्कशन। मुझे खुद को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो आई थिंक जस्ट टू समराइज़ सभी बच्चों के लिए मैं समराइज़ करना चाहूँ कि इस पिछले आधे एक घंटे में हमने क्या बातें की है। तो अगेन 3 सेगमेंट्स में हमने बात की, कॉलेज अर्ली ईयर्स में जो बच्चा है, फर्स्ट सेकंड ईयर में जो बच्चा है उसके अराउंड, कॉलेज जो फाइनल ईयर में जो बच्चा है, थर्ड फोर्थ ईयर प्लेसमेंट सीकिंग जो बच्चा है उसके अराउंड, एंड द थर्ड कंपोनेंट वाज वर्किंग प्रोफेशनल जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, 2-3-4 साल से काम कर रहा है, उसके अराउंड हमने बात की। और एसेंस अगर मैं बात करूं तो अर्ली ईयर्स ऑफ कॉलेज वालों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास इनफ टाइम है तो अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। सर ने ऑलरेडी 7 सब्जेक्ट्स का नाम बताया है, तो उन 7 सब्जेक्ट्स पे अपन फोकस करें, अच्छे से डेवलप करें। पैरेलल में यस इट इज़ कॉलेज लाइफ, सो एंजॉय लाइफ, improve your communication skills, take part in all the events so that you build your confidence, you build you develop your own personality। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए, अर्ली कॉलेज ईयर बच्चों के लिए है। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं जो प्लेसमेंट सीख कर रहे हैं, इनके पास अब टाइम कम बचा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट टू लेट। अपने पास आराम से टाइम है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल इज़ ए डिसेंट इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ गुड कंपनी। बट अगेन नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक। आपको पता होना चाहिए आपको किस फील्ड में जाना है और उस फील्ड में हम मन लगा के मेहनत करें। और मल्टीपल इंटरव्यूज़, ऑफ कोर्स एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, 2 में रिजेक्ट हो गए तो काम खत्म नहीं होता है। यू नीड टू कीप ट्राइंग एंड डोंट जस्ट वेट फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स टू हैपन। ऑफ कोर्स यू कैन गो आउट एंड अप्लाई टू कंपनीज आउटसाइड, यू कैन रीच आउट टू द फाउंडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स स्पेशली, हायरिंग मैनेजर्स, दे डू रेस्पॉन्ड टू योर लिंक्डइन पोस्ट एंड स्टफ। बट ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा उसमें सामने वाले को पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से हमें मैसेज ड्राफ्ट करना है। सिर्फ हाय सर बोल के मैसेज नहीं छोड़ देना है।
एंड देन कमिंग टू द थर्ड सेगमेंट, जो कि हमारा वर्किंग प्रोफेशनल बच्चा है, जो 3-4 साल से किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है और अभी स्विच करना चाहता है या अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, तो उसके लिए भी अगेन इट इज़ नॉट टू लेट, टाइम है। अपना पैशन आइडेंटिफाई करो, अपना इंटरेस्ट एरिया आइडेंटिफाई करो कि आपको किस एरिया में जाना है, और उस एरिया के अराउंड जो आपको स्किल सेट्स चाहिए उन स्किल सेट्स पे रेगुलर फोकस करके अपने आप को अपस्किल करना चालू करो। एंड एट द सेम टाइम फॉर ऑल दीज 3 पीपल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट यूजिंग AI इनटू योर डेली टास्क, इनटू योर लर्निंग, क्योंकि अभी दुनिया AI की तरफ जा रही है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम उसको एक्सेप्ट करें, उसको अडॉप्ट करें, ताकि रेस में हम आगे रहें। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। फराज सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन, काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी लर्निंग रही मुझे। आई एम श्योर हमारे बच्चे भी काफ़ी सीख रहे होंगे, है ना। जस्ट फॉर फाइनल नोट, मतलब आपके पास अगर कोई मैसेज है बच्चों को देने के लिए, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक टेल देम? तो 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। पहले चीज़ तो ये है कि नथिंग कैन बीट कंसिस्टेंसी। अगर आप छोटे स्टेप्स ले रहे हो, रेगुलर बेसिस पे ले रहे हो, तो दिस विल लीड यू टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी में ब्रेक्स नहीं आने चाहिए बड़े बड़े, वरना वो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कि भाई अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो बहुत लंबा खिंचता है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो वो भी रेगुलर रहता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई अपना जो पीयर ग्रुप है, अपना जो सर्कल है, उसको अच्छा बना लेना। मुझे एक एडवांटेज ये भी मिला था कि मेरे साथ के जो 4 लोग थे वो कोडिंग वोडिंग करते रहते थे हर टाइम, मेरे को भी पुश करते थे। मैं डिमोटिवेट होता था तब भी बोलते थे कि भाई पार्टिसिपेट तो करेगा कॉन्टेस्ट में। तो आज के टाइम पे वो चारों लोग गूगल में हैं और मैंने गूगल में करके अपना स्टार्टअप भी कर लिया है, तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स। यू आर द एवरेज ऑफ 95, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, जिनके साथ आप 95% टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो। तो मेक श्योर कि अच्छा एक अपना पीयर ग्रुप सर्कल बना लेना, ठीक है। तो बस सर यही था मेरी तरफ से, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। आई होप दिस डिस्कशन वाज हेल्पफुल फॉर एवरीवन, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा इससे। थैंक यू फराज सर, थैंक्स अ लॉट। और आगे आई थिंक फराज सर के आने से PW स्किल्स को भी काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग पिलर हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। तो हम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स जो कि हमारे बच्चों को अच्छे से स्किल कर पाएंगे, उनको अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, तो हम भी ऐसे नए कोर्सेज, नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने लगेंगे विद टाइम। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन आवर यूट्यूब चैनल्स एंड स्टफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फराज सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।